ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ साढ़े साथी से पीड़ित मेरे मित्रों का मैसेज क्वेश्चन था, क्या हम लोग साल में 1 करोड़ रुपया तक कमा सकता है, रोजगार कर सकता है? मैं बोला हाँ, कर सकते हो। और उसका प्रोसेस यही है कि ठीक है, आप लोग जो भी कर रहे हो वो समय कालखंड के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार, आपके शिक्षा के अनुसार मल्टीनेशनल कंपनी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो भी सिखाए है या जो भी आपके माइंड में फीड किए हैं वो ठीक है, आप इंटरनेट से कमाओ और कुछ से कमाओ। लेकिन इस तबके से थोड़ा सा हटके अगर आप और भी ऑप्शंस को सोच सकते हो तो एक बार इन्वेस्टमेंट करो और जिंदगी भर कमाओ का पॉलिसी फॉलो अप किया जा सकता है। इसमें जो कोई भी व्यक्ति मैं कई बार एग्रीकल्चर और फार्मिंग के ऊपर आप लोगों को बताया हूं, और हर एक की कुंडली में मंगल किसी ना किसी के रूप में रहता है, और मंगल कहीं ना कहीं कृषि का कारक है। किसी के भी कुंडली में मंगल अगर अच्छे बलाबल के साथ अच्छे घर में बैठा हो, और छठा घर तो मंगल के लिए बेस्ट है इस क्षेत्र में, या मंगल करियर हाउस में बैठा हो, मित्र गृही होके बैठा हो, चलो शत्रु गृही भी होके बैठा हो, शुभ ग्रह का दृष्टि पड़े तो अच्छा है, नहीं पड़े तो भी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, और कई क्षेत्र में मैं इस बात को देखा हूं कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इस प्रकार के बड़े टारगेट अचीव कर लेते हैं। और पूरे भारतवर्ष में अगर आप सही से ईमानदारी से घूमते हो और बड़े बड़े फार्म हाउसेस को और छोटे फार्म हाउस को अगर अच्छा से अनुक्षण निरीक्षण करते हो, देखते हो, समझ में आ जाएगा आपको। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। मेरे कृषि गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, संजय G75 कृषि गुरुकुल। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड लोगों का एग्जाम्पल दिया हूं जो लोग एग्रीकल्चर से, कृषि से साल का 1 करोड़ रुपया तक का टारगेट अचीव इजीली कर जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो आज के डेट में जनरल तबके का आदमी जो चिराचरित ढंग से धान, गेहूं, बाजरा, मूंग, मोठ इत्यादि का खेती कर लेता है वो कमाता है, नहीं, वो लोग नहीं कमा पाते हैं। लेकिन जो लोग अर्थकारी फसल के ऊपर काम करते हैं या किसी भी प्रकार के मेडिसिनल फार्मिंग के ऊपर काम करते हैं, वो लोग हायर टारगेट को अचीव कर लेते हैं। और लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है कि जिंदगी में एक बार मेहनत करो और जिंदगी भर बैठ के कमाओ, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए जो हमारा समय का इन्वेस्टमेंट है, मनी का इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आप एक बार कर लेते हो तो बैठ के कमा सकते हो, बैठ के रोजगार कर सकते हो। उसके लिए और काम करना नहीं पड़ेगा। आप मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में काम करते हो, सुबह जाते हो, शाम को कब रिटर्न आओ उसका कोई ठिकाना नहीं है, और कल कंपनी टूट गया, बंद हो गया, आपको भगा दिया, आपका रोजगार, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहां पर आपका जिंदगी फेलियर हो जाता है। लेकिन एक बेसिक, एक बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोगों का संपर्क नंबर है या लोगों के साथ संपर्क भी तो हूं जो लोग इस प्रकार के टारगेट को अचीव कर पाए हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा मेरा मित्र है, अभी काम कर रहा है, वो बेम्बू फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा है। 1 लाख बेम्बू का पेड़ लगाया है
और हालांकि उसको ये पूरा प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 5 साल का टाइम लगा, और ये बेम्बो यानी बांस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बांस लगाया। और आप सबको पता है कि बांस का मूल्य आज के डेट में क्या है, चाहे वो पेपर फैक्ट्री हो, चाहे कई प्रकार के और भी बांस से कार्य चीज बनाए जाते हैं, और उसका दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मैं दिल्ली हाट में आज से 30 साल पहले एक बार गया था, और दिल्ली हाट ये लोधी स्टेशन से उतर के जाना होता है, और बहुत बड़ा बाजार है दिल्ली का, जिसमें सारे भारत का ही नहीं विदेश का भी लोग अपने अपने जो भी क्रिएटिविटीज हैं वो सारे वहां पर लाके बेचते हैं। कोई 10 दिन के लिए वहां से दुकान खरीदता था उस समय, मैं जितना जानता हूँ, आई डोंट नो, इतना डिटेल में नहीं गया क्योंकि बहुत पुराना बात कर रहा हूँ। और मेरे को आज भी याद है कि एक बांस का सोफा सेट लेके आया था उस समय, 30 साल पहले उसका कॉस्ट था 29,000 रुपया। बहुत अच्छा उसमें उसका हस्तकला था। तो वो मैं वहां से एग्जाम्पल लिया था। तो आज ये जो लड़का है 1 लाख बांस का पेड़ लगाया है, करीब करीब 10-20 एकड़ के एरिया में, और धीरे धीरे वो एक्सटेंशन हो गया। और एक बांस का अगर सर्वनिम्न कटाई छटाई मटाई और वो लेबर कॉस्ट सब मिला भी दें, तो उसके बाद से भी 100 रुपया पर पीस का बेनिफिट ये कमाता है। और बांस का खेती आप सबको पता होगा कि एक बार आप बांस लगा लेते हो तो चला जिंदगी भर, 10 साल 20 साल 30 साल तक चल सकता है, उससे ज्यादा भी चल सकता है। हाँ, कुछ टाइम में बांस के जो पूरे जनरेशन खराब हो सकते हैं, ये डिपेंड अपन द सॉइल स्ट्रक्चर एंड आपके काम। और अगर ये जो खेती को अगर अग्निहोत्र का उपयोग करते हो, ऑर्गेनिक वे में करते हो, तो ये और ज्यादा सस्टेनेबल रहता है। जब रासायनिक खाद वगैरह लगा देते हैं तो उसका सस्टेनेबिलिटी, उसका जो ड्यूरेशन है वो घट जाता है। तो इमेजिन करिए 1 लाख बांस का झाड़ हो, उसमें से अगर 1 लाख में से एक भी निकालता है 100 रुपया करके, तो साल में 1 करोड़ रुपया, 1 लाख इंटू 100 रुपीज तो करवा लेता है वो। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि हमारा सोशल मीडिया, हमारा सिस्टम, हमारे जो भी मीडिया है, इन लोगों को समाज के सामने एक्सपोज नहीं कर पाता है, इन लोगों को मार्केट के क्षेत्र में एक्सपोज नहीं कर पाता है। उसके पीछे कई सारे लूपहोल्स हैं, कई सारे हमारे दुर्भाग्य कह सकते हैं देश का। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग कर रहे हैं। और दूसरा एक प्रश्न ये था, क्या महीना 1 लाख रुपया इस एग्रीकल्चर सेक्टर में कमाया जा सकता है? हाँ, कमाया जा सकता है। उसका भी प्रोसेस है जो कि उसको बोलते हैं भाजी का खेती है। 1 एकड़ जमीन में अगर एक व्यक्ति पूरे भाजी का, लाल भाजी हो या पालक हो या इस प्रकार के खड़ा साग हो, साग मतलब लिप्स फार्मिंग, और आप सब बाजार में देखना इतना छोटा सा जो बंडल रहता है उसका कॉस्ट 20 रुपया तक चला जाता है, 10 रुपया से 20 रुपया, उससे नीचे कभी नहीं जाता है। जैसे महंगा हो रहा है वो ये, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के 1 एकड़ प्रोजेक्ट मतलब एक्सटेंशन फार्मिंग कर रहा है, तो महीना एग्रीकल्चर से 1 लाख रुपया रोजगार करना कोई बड़ा बात नहीं है। और धीरे धीरे क्या होगा, इस फील्ड में काम करते करते आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ने लगेगा। और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, किसानों का आज सबसे बड़ा समस्या क्या है? राइट मार्केट नहीं मिलना, या जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या जो भी बिचौलिए हैं या बीच में जो लोग फायदा उठाने वाले हैं, ये लोग उस लेवल पे किसान को सहायता नहीं करते। या फिर हम जो सोशल मीडिया वाले बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोग ऐसे लोगों तक जो उनको एक्सपोज करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और जिसके लिए किसान को फिर ह्यूज लॉस होना पड़ता है। ये 2000 के समय में उड़ीसा का जो सबसे बड़ा 2 फार्मिंग, एक तो कंधमाल हल्दी जो सबसे बड़ा फेमस था, और दूसरा था पाइनएप्पल का। सोचिए 1 लाख पेड़ का एक प्रोजेक्ट एक समय में मैं भी खुद लगाया था, बाद में कोरोना टाइम में पस्त हो गया मैं। 1 लाख पाइनएप्पल, और एक पाइनएप्पल का मार्केट कॉस्ट आप सबको पता होना चाहिए कि करीब करीब आज के डेट में 60-70, और क्वालिटी ठीक है तो 100 रुपया तक चला जाता है। चलो 50%, 50 रुपया भी पकड़ के चलते हैं तो 50 लाख रुपीस पर प्रोडक्शन है। और एक पाइनएप्पल पेड़ से और भी कितने सारे उग जाते हैं, और एक पेड़ का अगर एक भी लेते हैं, चलो 1 करोड़ नहीं हुआ, 50,000 तो हो सकता है। और ऐसे ही सुपर फार्मिंग है पपीता का, और जिसमें कि एक
पेड़ 1 क्विंटल तक देता है और पपीता का मार्केट रेट पका हुआ, और अगर बाय प्रोडक्ट निकालते हैं, वो जितने सारे दवाई वगैरह बनाते हैं, तो उसका अलग रेट है। तो पपिया फार्मिंग इज ए ग्रेट फार्मिंग है, जिसमें एक पेड़ से सर्वनिम्न 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल इज इक्वल टू मतलब अगर रेट आप निकालते हो 100 रुपया इंटू 80, तो इमेजिन कर सकते हो कि क्या कॉस्ट बनता है। अगर कोई 1 लाख का टारगेट, कोई बड़ा बात नहीं 1 लाख का टारगेट लेके काम करना, अगर आज जिसके पास इन्वेस्टेड मनी है और मैन पावर है तो। और ये फील्ड ऐसा है कि धीरे धीरे आप एक्सटेंशन करिए, कोई एक साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में मैं टाइम देता हूँ 5 साल, और 5 साल के फील्ड में अगर एग्रीकल्चर करते हैं और कुंडली आपका मजबूत है इस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो माइका लाल कोई नहीं रोक सकता है। और कितना भी लॉस हो जाए, तो आज के डेट में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट सिस्टम, मशीन्स और ऐसे टेक्नोलॉजी, एक समय में नॉलेज नहीं था, आज के डेट में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को कोई कमी नहीं है, पॉसिबल है हर कुछ करने के लिए। तो हो सकता है मेरा बात आपको हल्का लगे, हो सकता है मेरा बात में उतना ज्यादा वजन नहीं लगे, लेकिन जब आप जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों तक जाओगे, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल लोगों तक देखोगे, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है। एक और प्रोजेक्ट में विजिट किया था जलगांव में 650 एकड़ का मैंगो फार्मिंग है। ऐसे एसीजेड, आपको पता होगा एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत, कि छोटे छोटे किसानों से जमीन लेके बड़ा फार्मिंग लेवल पे काम कर रहे थे उस समय, और उसके लिए ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारा हो हल्ला चला रखा था। तो ये अगर नहीं होता तो ये बड़े बड़े कंपनी इस एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आते। बाकी रह गया कि एक्सपीरियंस एंड लैंड। देखिए, मैं खुद इस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कई सारे वीडियो दिया हूँ, प्लांटेशन एंड जंगल मेकिंग एंड फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आज नहीं, मैं 41 ईयर से लगा हुआ हूँ और इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। हाँ, कोरोना का टाइम पीरियड था जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, और अभी तक बहुत सारे इस प्रकार के जो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी तक रीएस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाया है, क्योंकि मैन पावर का शॉर्टेज और माल बिक्री नहीं होना, पड़ के रह जाना, ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट था। लेकिन अभी वो सिचुएशन तो नहीं है। अगर अभी आप लग सकते हो, लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, तो हो सकता है। और बाकी रह गया जमीन का प्रॉब्लम, लैंड प्रॉब्लम। तो लैंड मेरे पास कोई कमी नहीं है, और मेरा खुद का भी है, करीब करीब 55 एकर्स का है। सारे ऑफिशियल कागज पत्र वाला है, ऐसा नहीं कि कोई अनाबादी और जबरदखल वाला जमीन नहीं है। पूरे मेरे खाता है, पेपर्स हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स आते हैं। तो ऐसे जो भी कोई व्यक्ति विशेष चाहता है, आ जाओ, 10-10 एकड़ का भी प्रोजेक्ट लेके काम करो। 1 करोड़ नहीं हुआ, 50 लाख तो हो सकता है। इस प्रकार के टेक्निकली काम करें तो ज्ञान के साथ, और मनमर्जी करोगे तो सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरा एक चीज है कि अगर मेरा जमीन नहीं, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेठ जी लोग हैं, किनका 90 एकड़ का प्रोजेक्ट है, किनका 100 एकड़ का है, किनका 200 एकड़ का है। और उड़ीसा में अभी भी कुछ जगह ऐसा है जहां पर बड़े इंटीरियर इलाके में थोड़ा सा रोड इत्यादि का समस्या है, जहां पर अभी भी वहीं पर 30 एकड़ का पेज बिक्री के लिए तैयार है, बट सब एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। वहां जाके आप बोलोगे कि मेरे को घर बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, वो उसके लिए सीटेबल नहीं है। और आप सबको पता होना चाहिए, केवल राउरकेला उड़ीसा स्टील फैक्ट्री के लिए सबसे, अभी तक स्टील फैक्ट्री ही सस्टेनेबली सक्सेस हुआ है। और एक फैक्ट्री के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये बांस वूस वगैरह सोचो, इतना सारा कौन चुरा के ले जाएगा। हाँ, कोई फल सब्जी है, कोई खा गया, लॉस हो गया, जंगल का जीव जंतु ले गए, और हाथी आ भी जाए खाने के लिए, तो कितना हाथी खाएगा बांस। और खा भी ले तो आपका तो लक्ष्मी बढ़ गया, क्योंकि हाथी के मुंह में गया। और हाथी कितना खाएगा खाते खाते, ऐसा तो नहीं कि वहां बैठा है और आपका सारा बांस खाते जा रहा है। क्योंकि मैं भी ऐसे हाथी वाले एरिया में ही मेरा प्रोजेक्ट चलता है, और मैं हाथी का भी वीडियो भी दिया हूँ। थोड़ा सा पीछे जाओगे, अक्टूबर नवंबर लास्ट 22 में, तो देखोगे हाथी के सामने सामने मैं जाके, जंगली हाथी के सामने जाके रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि हाथी आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। हाँ, मेरा पाइनएप्पल प्रोजेक्ट को हाथी बर्बाद कर दिया था। वो 40-50 घर आए थे, और उस समय मेरे पास कोई जंगल डिपार्टमेंट वाले थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे एरिया में वो लोग व्यस्त थे। नहीं तो जंगल डिपार्टमेंट वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे पेड़ भी दिए हैं। तो इसलिए मैं जंगल डिपार्टमेंट का, तो उड़ीसा जंगल फॉरेस्ट एकेडमी का तो मैं निंदा नहीं कर सकता हूँ। चलो, समय का खेल था, तकाजा था, कोरोना का टाइम पीरियड था। लेकिन अभी भी अगर आप चाहते हो तो इस क्षेत्र में आप लोग अपने पास अगर जमीन वगैरह है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बढ़िया स्टोरी मेरे को याद है, सत्य घटना। मैं प्राय करीब करीब दिल्ली से कनेक्शन मेरा 20 साल हो गया, टूट गया है।
उसके मतलब नहीं गया हूँ। उससे पहले मेरा रेगुलर सारा एस्ट्रोलॉजी एंड नेचुरोपैथी एंड सेमिनार्स और इस प्रकार का मेरा मूवमेंट था। तो उसमें एक मेरा दोस्त का पिताजी बोले कि देखो बेटा 12 एकड़ जमीन ले रखा हूँ, क्या करूँगा, थोड़ा सा आइडिया नहीं आ रहा है। और तुम्हें तो बोल रहा था ये कि यू आर सो ब्रिलियंट इन एग्रीकल्चर एंड ऑल दिस थिंग, एंड तुम्हारा बहुत एक्सपीरियंस है, कृषि गुरुकुल चलाते हो, यूथ एंड जवान बच्चों को एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देके उनको स्वावलंबन करते हो, स्वरोजगार करते हो, नौकरी भी देते हो। उस समय मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था एनजीओ के तहत। तो मैं बोला बाबूजी ऐसा करो, कुछ मत करो, केवल बाउंड्री मार दो। बोले क्या बोल रहे हो, बाउंड्री मार दें और कुछ नहीं करें? बोला हाँ, आप करके देखो ना, अभी आपका ना वो उम्र है ना, ये जो आपके सुपुत्र है ये उसमें इंटरेस्ट रखता है। और दूसरा ये है कि ऐसे जमीन लेना, और दिल्ली से करीब 150-200 किलोमीटर दूर में वो जमीन लिए थे, पैसा वाला पार्टी थे दिल्ली का बड़े। और उसके बाद हो सकता है कोई जबरदखल करे, कोई घुस जाए, कोई ले जाए, कोई, क्योंकि बड़ा पेच है और उधर ये सब नौटंकी ज्यादा चलता है। तो वो मेरा बात माने और वो उस एरिया को बाउंड्री कर दिए। बाउंड्री करने के बाद मतलब वो इन्वेस्ट करके पूरा बढ़िया से बाउंड्री किए, ब्रिक्स बाउंड्री किए थे उस समय, इतना बड़ा एरिया को कर दिए। करने के बाद मेरा भी डिस्कनेक्शन हो गया और कोई कांटेक्ट नहीं बना। और यू नेवर बिलीव 14-15 साल के बाद ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आए थे, बुढ़ा हो गए थे, और आके मेरे को स्पेशल गिफ्ट दिए और मेरे को बोले कितना चाहिए? बोला अरे यार क्या चाहिए? बोला देखो तुम एक आइडिया दिया था कि बाउंड्री मार दो खाली, और मैं बाउंड्री मार दिया। और उसमें क्या हुआ, गाय बकरी और जो भी जानवर वगैरह नहीं घुसे, और गांव के लोग भी नहीं घुसे क्योंकि हाइट थोड़ा सा बना दिया था। और वहां पर धीरे धीरे चिड़िया लोग बीज उगर डाले और कई सारे पेड़ हुए। और सडन उस जमीन को मैं बेचने के लिए निकला, मेरे को कोई ऐसे आया ऑफर और मैं बेचने के लिए गया और देखा कि डीप डेंस फॉरेस्ट हो गया है। और फिर मेरे को किसी ने आइडिया दिया कि ये पेड़ काट के अगर बेच सकते हो और जमीन बेच सकते हो तो अलग रेट होगा। तो वो जमीन का जिस कॉस्ट में लोग खरीदने के लिए आए थे, मैं लकड़ी यानी जो जंगल का वुड है उसको गवर्नमेंट से ऑर्डर लेके काट के जब बेचा तो जमीन के कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा कमाया। तो जमीन काहे बेचूं? और ये तुम्हारा आइडिया काम दिया था, तुम्हारा ज्ञान काम दिया था, इसलिए ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंचा हूं। और तुम्हारा ना कोई उस समय लैंड फोन वगैरह भी ठीक से नहीं चलता था, और अभी ये युग हो गया लेकिन तुम्हारे से डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं खास तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान का है, तुम्हें तुम्हारा मूल्य मिलना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इतना कष्ट स्वीकार करके यहाँ पर आया हूँ। और हमारे यहाँ उस समय प्लेन भी नहीं चलते थे और बड़ा मुश्किल से बेचारे आए। तो ये है एक्सपीरियंस। अगर आप चाहो और करने के लिए रुचि रखते हो तो पॉसिबल है। और आज का डेट में लकड़ी का, बांस का जो कीमत है, अगर हम लोग नई खेती करते हैं और जंगल का नाश करते हैं तो धीरे धीरे जंगल तो ध्वंस होते होते चला ही जाएगा। फिर आपके पास क्या रह जाएगा और हमारे अगला पीढ़ी को क्या देंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसमें पर्यावरण का भी रक्षा करते हैं और इससे जंगल का सुरक्षा करते हैं, जीव जंतुओं का सुरक्षा करते हैं। ढेर सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, सारे वहां पर आके रहते हैं और खाते पीते और आपको आशीर्वाद देते हैं। जितना सारा मैं जंगल बनाया हूं उसका भी वीडियो दिया हूं। 1 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाया हूं, 55 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाया हूं, एक 90 एकड़ का ग्रीन फ्रंट लाइन करके, उस समय मैं डायरेक्टर था उसका, झारसुगुड़ा बेल्ट में है, आप देख सकते हो उसको, ऑनलाइन में भी देख सकते हो, ऋषि मुनि गुरुकुल करके लिख सकते हो, वो मेरा वो भी देख सकते हो। और इसी में दिया हूँ जंगल विजिट करके, मेरा चैनल है उसमें भी जा सकते हैं और आप देख सकते हो कि किस लेवल पे मैं जंगल लगाया हूँ और कितना बड़ा अव्वल किस्म का पेड़ पौधों का पागल हूँ। और मेरा जंगल लगाने का केवल ऐसा मकसद नहीं कि पेड़ बेचना है, लकड़ी काटना ना। आप, मेरा पिताजी और कितने सारे बोले, मेरे पास जो एक टिम्बर है जिसका कॉस्ट करीब 50 लाख होगा, इतना मोटा मोटा पेड़ है वो, उसमें भी है, मैं दिया हूँ। मतलब 10 आदमी 20 आदमी खड़ा हो और एक पेड़ above than 60 to 70 फीट, एंड उससे ज्यादा होगा, मैं तो ऊपर चढ़ के नहीं मेजर किया। और कितने लोग आए हैं, बेच दो बोला नहीं बेच सकता, क्या करूंगा पैसा लेके, पेड़ है, मुझे देख के पेट भर जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग जो इकोनॉमिकल क्राइसिस में गुजर रहे हो या ऐसा कुछ सस्टेनेबल इनकम सोर्स चाहते हो जहां कभी डूबे नहीं, शेयर में करते हो, आज डूबेगा कल ऑफ हो जाएगा,
कहीं नौकरी करते हो आज कंपनी बंद हो जाएगा, लेकिन पेड़ पौधा का क्षेत्र तो वो नहीं है, और एग्रीकल्चर सेक्टर तो वो नहीं है। आपको 100% देगा देगा देगा। ये कुछ विचार थे जो लोग आप लोग पूछे थे इकोनॉमिकल के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, ये उसका उत्तर है। धन्यवाद, नमस्कार।